हेलो स्टूडेंट्स, अब हम साइकोलॉजी का पेपर 2 पढ़ रहे हैं जिसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एरिक्सन की डेवलपमेंटल स्टेजेस। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और फ्रॉइड की डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ी थी। और आज हम लोग पढ़ेंगे एरिक्सन की। तो एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम रखा है मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, एरिक्सन ने जो थ्योरी दी है उसका नाम मनोसामाजिक सिद्धांत रखा गया। एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, ये इनकी थ्योरी का पूरा नाम है। ठीक है, अब आते हैं मनोविज्ञान के। इनका पूरा नाम पहले जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है एरिक्सन। इनका पूरा नाम है एरिक्सन। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में अहम मनोवैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक के रूप में ये एरिक्सन प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक, बताया था ना इससे पहले हम लोग ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ा है। तो फ्रॉइड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत से ये काफी प्रभावित हैं। तथापि इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ ऐसे कारकों को भी महत्व दिया है जो फ्रॉइड के सिद्धांत में नहीं थे, और बहुत से ऐसे कारक दिए जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में थे। ठीक है, बहुत से ऐसे सिद्धांत इन्होंने फ्रॉइड से प्रभावित होकर ऐसे कारक शामिल किए हैं। जैसे फ्रॉइड ने सिर्फ जन्म से किशोरावस्था तक का वर्णन किया, जबकि इन्होंने जन्म से मृत्यु तक की अवस्थाओं का वर्णन किया। इन्होंने पूरी लाइफ को कवर किया है अपनी स्टेजेस में। ठीक है, जो कि और किसी भी मनोवैज्ञानिक ने नहीं किया है। एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में पूरी लाइफ कवर कर रखी है। आगे देख लेते हैं क्या है। तो एरिक्सन ने 3 R बताए हैं अपने सिद्धांत में। 3R मनोसामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में इन्होंने क्या बताया है, 3 R होते हैं। R से तात्पर्य देख लेते हैं, कर्मकांडता यानी कि रिचुअलाइजेशन। तो ये पहला R हो गया। समाज के व्यक्तियों के साथ सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किए गए तरीके से व्यवहार या अंतःक्रिया करना। ठीक है, जो समाज द्वारा स्वीकृत हो उस तरीके से व्यवहार या अंतःक्रिया करना कर्मकांडता कहलाती है। अब दूसरा R इन्होंने क्या बताया है, कर्मकांड, रिचुअल। ठीक है, इसमें क्या होता है, वयस्क लोगों के समूह द्वारा आवृत्ति स्वरूप की मुख्य घटनाओं को दिखाने के लिए किए गए कार्य। तो इन्होंने दूसरे R में ये बता दिया। तीसरा R क्या है, कर्मकांडवाद, रिचुअलिज्म। ठीक है, तीसरा R हो गया कर्मकांडता में जो विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, उससे एरिक्सन ने कर्मकांडवाद का नाम दे दिया। इसमें क्या करता है, व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। कर्मकांडवाद में इसमें क्या बताया, इसमें प्राणी स्वयं अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। अब आगे देख लेते हैं। तो एरिक्सन की एक बुक थी, उन्होंने एक बुक जो लिखी उसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। कब लिखी, 1963 में। मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, एरिक्सन ने अपनी पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में मनोसामाजिक विकास की 8 स्टेजेस बताई हैं, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के मानवीय व्यक्तित्व विकसित होते हैं। जिसमें अलग अलग टाइप के व्यक्तित्व विकसित होते हैं। हर स्टेज में एक अलग तरह का व्यक्तित्व विकसित इन्होंने बताया है। वो क्या है ये सब देख लेते हैं आगे। इन्होंने जो 8 स्टेजेस बताई हैं वो हैं, पहली है शैशवावस्था। ठीक है,
इसमें क्या विकास होता है? विश्वास बनाम अविश्वास। इनकी जो अवस्थाएं हैं, इनकी हर अवस्था में एक ऐसा गुण जिसमें द्वंद्व रहता है, जिसमें आपस में द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और उसमें से एक का डेवलप होता है व्यक्तित्व में, एक गुण डेवलप हो जाता है। विश्वास बनाम अविश्वास, या तो विश्वास डेवलप होता है या अविश्वास डेवलप होता है। ठीक है, तो ये इस एज में, शैशवावस्था में डेवलप होता है। ऐसे ही हर स्टेज में अलग अलग तरह की व्यक्ति में ट्रेड डेवलप होने का दिखाया है। तो दूसरी क्या कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें क्या इन्होंने बताया? स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। मतलब इसमें स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता के बीच संघर्ष रहता है, और जो ज्यादा प्रभावशाली होता है वही उसके व्यक्तित्व में शामिल हो जाता है। ठीक है, तीसरी अवस्था बताइए, खेल अवस्था। उसमें क्या? पहल शक्ति बनाम दोषिता। तीसरी ये हो गई। चौथी हो गई स्कूल अवस्था, जिसमें परिश्रम बनाम हीनता, ये बताया। पांचवी बताइए किशोरावस्था, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। छठी बताइए तरुण वयस्कावस्था, घनिष्ठ बनाम बिलगन। सातवीं इन्होंने बताई है मध्य वयस्कावस्था, तो जननात्मकता बनाम स्थिरता। ठीक है, आठवीं इन्होंने बताई है परिपक्वता, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है, इस तरह इन्होंने 8 स्टेजेस बताई हैं, और 8 स्टेजेस में अलग अलग, जैसे पहले में विश्वास बनाम अविश्वास द्वंद्व होता है, तो जो ज़्यादा सक्रिय हो जाता है उसमें वही गुण डेवलप हो जाता है। ऐसे ही हर स्टेज में एक एक गुण डेवलप हो रहा है। अब हम लोग हर स्टेज का अलग अलग समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज शैशवावस्था। शैशवावस्था विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मतलब अपने ही अंदर जो शैशवावस्था में है, तो बच्चे में अपने ही अंदर एक युद्ध होता है विश्वास बनाम अविश्वास का। तो जो उसके अंदर जब जिससे जीत जाता है वही शक्ति, वही डेवलप हो जाती है। अब कैसे? शैशवावस्था की आयु जन्म से लेकर 1 साल तक की होती है, या जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है, तो ये 1 साल तक की मानी गई है। जब शैशवावस्था में बच्चा विश्वास बनाम अविश्वास के द्वंद्व का समाधान ठीक ढंग से कर लेता है, अगर वह इस जो द्वंद्व से अगर ठीक ढंग से समाधान कर लेता है, तो उसमें क्या होता है? आशा नामक एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है। और अगर समाधान नहीं कर पाता है तो इसके विपरीत हो जाता है ना। और अगर समाधान ठीक ढंग से कर लेता है तो उसमें आशा नामक एक मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है। आशा का अर्थ है ऐसी समझ या शक्ति जिसके कारण शिशु में अपने अस्तित्व एवं स्वयं के सांस्कृतिक परिवेश को सार्थक ढंग से समझने की क्षमता विकसित होती है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ पर छोटा जब होता है तो बहुत विश्वास करता है, क्योंकि वो सारी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही होती है। लेकिन अगर माँ उस बच्चे को किसी केयर टेकर के हाथ पे रख के वो उसकी केयर टेकर उसकी केयर करता है, तो बच्चे का अटैचमेंट उसके तरफ हो जाता है, माँ की तरफ उसका अटैचमेंट कम हो जाता है। तो माँ से उसको अब विश्वास माँ पे नहीं रहता, वह केयर टेकर पे विश्वास करने लगता है। तो उसी से उसको आशा होने लगती है, उसके अंदर उसी से उम्मीदें लगाता है फिर। और अगर माँ उसका ख्याल रखती है तो वह माँ के प्रति आकर्षित रहता है, माँ के ऊपर विश्वास करता है। ठीक है, तो जब अगर ऐसा नहीं हो पाता है विश्वास, तो उसके अंदर एक अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। अगर माँ अब केयर टेकर, तो माँ के प्रति उसके अंदर अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें विश्वास बनाम अविश्वास नामक
द्वंद्व चलता है। और फिर उसके बाद अगर समाधान, इन दोनों के बीच द्वंद्व में अगर समाधान ढूंढ लेता है, अगर ऐसी उसके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है, तो उसमें आशा नामक एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति डेवलप हो जाती है। इसके बाद आती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। उसमें क्या है? स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। इसमें क्या होता है? इसमें यह मनोसामाजिक अवस्था विकास की दूसरी अवस्था है, जो लगभग 2 साल से 3 साल की उम्र तक चलती है। ठीक है, तो जब बच्चा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता के द्वंद्व को सफलतापूर्वक दूर कर देता है, अगर इस द्वंद्व से वह बाहर आ जाता है, तो उसमें एक विशिष्ट मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है। उसे क्या कहते हैं? इच्छा शक्ति, विल पावर। ठीक है, तो उसमें एक विल पावर नाम दिया है, ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है। तो एरिक्सन के अनुसार इच्छा शक्ति से आशय एक ऐसी शक्ति से है जिसके कारण बच्चा अपनी रुचि के अनुसार स्वतंत्र होकर कार्य करता है। साथ ही उसमें आत्मनियंत्रण एवं आत्मसंयम का गुण भी विकसित होता जाता है। तो देखा ना कि जब बच्चा छोटा होता है तभी से उसमें आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम का गुण डेवलप होता है। वो कैसे? अगर बच्चा कोई काम करना चाहता है और उसकी माँ, उसके घर वाले उसको हर चीज़ में रोकते रहते हैं कि नहीं बेटा ऐसे गलत हो रहा है, ऐसे नहीं करो, है मैं कर देती हूँ, सारा काम उसको खुद करके दे रहे हैं, उसको नहीं करने दे रहे हैं। अगर बच्चा कपड़े अपने आप पहनना चाहता है तो उसको अपने आप कपड़े पहनने नहीं, बटन गलत लगा रहे हो, ठीक से नहीं पहन रहे हो, तो फिर उसको अंदर से क्या फील होगा कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। उसके अंदर एक तरह से लज्जाशीलता आती है ना, उसको स्वतंत्रता नहीं मिली, उसको ये लगा ना मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे करना नहीं आता इसलिए मुझे करने नहीं दिया जाता है, तो फिर उसके अंदर की विल पावर कमजोर होती जाती है। और अगर वही काम उसको करने दिया जाए, गलत कर रहा है फिर उसको समझा दो, फिर भी उसको उसी के हाथ से करवा के ठीक करो, ये नहीं कि गलत लगाया तो फिर खुद ठीक कर दिया। अगर वो बच्चा खुद से ही ठीक करता है कि नहीं ऐसे से ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगी, तो फिर उसके अंदर विल पावर डेवलप होती है। मतलब मनोसामाजिक जो शक्ति है वो विल पावर के रूप में डेवलप हो जाती है, जो आगे चलकर उसी के लिए फायदेमंद होती है। उसके अंदर आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम का गुण डेवलप हो जाता है। तो बच्चा ऐसे मतलब जन्म से ही एक एक गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है, वह सीखने लगता है हर गुण को। इस तरह से बच्चा हर गुण को सीखता है अर्ली एज में भी। अब इसके बाद आती है खेल अवस्था, यानी कि पहल शक्ति बनाम दोषिता। ठीक है, यह स्थिति कब रहती है? तो यह स्थिति 4 से 6 साल तक की आयु की होती है। जब बच्चा पहल शक्ति बनाम दोषिता के संघर्ष का सफलतापूर्वक हल खोज लेता है, तो उसमें क्या होता है? एक उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य नामक एक नई मनोसामाजिक शक्ति डेवलप होती है। ठीक है, अगर इस संघर्ष से वह निकल के अगर वह उसका हल अपने सफलतापूर्वक कर लेता है, तब उसमें उद्देश्य नामक एक शक्ति डेवलप हो जाती है। इस शक्ति के बलबूते बच्चे में अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता के साथ साथ, मतलब अगर ये अगर डेवलप हो गई शक्ति, तो बच्चा अपने आगे चल के क्या होता है, अपने जीवन का कोई लक्ष्य, गोल निर्धारित करने की क्षमता डेवलप हो जाती है। और साथ ही उसे बिना किसी डर से प्राप्त करने का सामर्थ्य का भी विकास होता है। फिर उसे यह डर नहीं लगता है ना, बिना किसी डर के प्राप्त करने का सामर्थ्य डेवलप हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? पहल शक्ति बनाम दोषिता कैसे? अगर बच्चे तो इस एज में खेलना शुरू कर देते हैं ना, तो जब वो खेल रहे होते हैं, खेल में जैसे उनको लीडर बनने का मौका मिलता है उनको, तो क्या होता है, वो उनके अंदर उनके अंदर उद्देश्य डेवलप हो जाता है। वह समझ जाते हैं कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर। और अगर उनको पहल करने का मौका नहीं दिया जाता है,
तो वह अपने आप को दोषी मानने लगते हैं। उनके अंदर यह फीलिंग आने लगती है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे ऐसा मौका नहीं दिया, लीडरशिप का मौका नहीं दिया जा रहा, तो वो अपने आप को दोषी मानने लगते हैं। फिर उनके अंदर एक डर पैदा होने लगता है, अपने सामर्थ्य होते हुए भी उस सामर्थ्य को वह दिखाने में डर पैदा रहता है। और कोई भी चीज़ का डिसीजन लेने, जब भाई लीडर होगा तो वो डिसीजन भी लेगा, लोग उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, तो धीरे धीरे उसके अंदर अपने गोल जीवन में जब आगे चलेगा तो वह अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित करने में फिर उसे कोई झिझक नहीं होगी ना, क्योंकि वो लीडरशिप का रोल तो पहले ही अदा कर चुका है। और अगर उसको मौका ऐसा नहीं दिया जाता है तो वह अपने आप को दोषी समझने लगता है कि मुझ में ये क्षमता ही नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा है। तो बचपन से ही बच्चों को लीडरशिप करने का भी मौका देना चाहिए, तभी उनके अंदर ये शक्ति डेवलप होती है। अब आती है इसके बाद स्कूल अवस्था। तो इसमें क्या है, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, स्कूल एज, इसमें किस चीज में अंतर द्वंद होता है, परिश्रम बनाम हीनता। यह अवस्था 6 साल से लगभग 12 साल की आयु तक की होती है। ठीक है, 6 साल से 12 साल की आयु में ही बच्चे स्कूल जाते हैं। और यदि बच्चा परिश्रम बनाम हीनता के संघर्ष से सफलतापूर्वक बाहर निकल जाता है तो उसमें सामर्थ्य नामक मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है। सामर्थ्य नामक, ठीक है। तो सामर्थ्य का अर्थ है किसी कार्य को पूरा करने में शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का समुचित उपयोग। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में, तो डिबेट होती है, गेम्स होते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ना, ऐसे राइटिंग हो रही है, क्लास में भी पढ़ाई, एग्जाम, टेस्ट सब हो रहे हैं। तो इसमें जब बच्चे को मौका मिलता है किसी चीज में पार्टिसिपेट करने का तो वह अपनी पूरी कोशिश करता है उसमें अच्छा करने की, है ना, उसको अपना पूरा परिश्रम करता है उसको अच्छा करने की, सफलता पूर्वक। तब अगर जब उसको परिश्रम करके सफलता मिलती है तो उसमें क्या अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, सामर्थ्य का, कि हाँ मुझ में ये कैपेबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ। उसके अंदर सामर्थ्य नामक मनोसामाजिक शक्ति डेवलप हो जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि मेरे अंदर ये शारीरिक और मानसिक क्षमताएं हैं, तब उन्हीं का यूज करके तो वह कार्य को पूरा किया उसने, तभी तो उसमें सामर्थ्य नामक शक्ति डेवलप हुई। और अगर उसको पार्टिसिपेट नहीं करने को मिलता है या वो नहीं कर पाता है, बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर पाया, तो उसके अंदर एक हीनता की भावना डेवलप हो जाती है। उसको ऐसा फील होता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं इनके बराबर सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर ऐसी शारीरिक क्षमताएं नहीं है, मानसिक क्षमता नहीं है, जो मुझे ये मौका मिला इसलिए मुझे ये चांस नहीं दिया गया, या मैं इसलिए पीछे रह गया। अगर शुरुआत में ही बच्चे जो पीछे रह जाते हैं स्कूल एज में ही हर चीज में, तो उनके अंदर हीनता की भावना डेवलप होने लगती है। और अगर उनको मौका मिलता है तो वह परिश्रम करके दिखाते हैं, सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस एज में परिश्रम बनाम हीनता ऐसा अंतर्द्वंद रहता है। अब इसके बाद आती है किशोरावस्था। इसमें क्या होता है, इसमें पहचान बनाम संभ्रांति। तो किशोरावस्था 12 वर्ष से लगभग 20 वर्ष तक की होती है। किशोर अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति से उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान कर लेता है तो उसमें कर्तव्यनिष्ठता नामक विशिष्ट मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। ठीक है, अगर वह अपनी इस भूमिका बना मतलब इस द्वंद से निकल आता है तो उसके अंदर कर्तव्यनिष्ठा ऐसी मनोसामाजिक शक्ति डेवलप होती है। तो एरिक्सन के अनुसार किशोरों में कर्तव्यनिष्ठा की भावना का उदय होना उनके व्यक्तित्व विकास को इंगित करता है। अब क्या है, इसमें
किशोर अपने आप को पहचानने लगता है कि उसका क्या रोल है, उसको क्या करना चाहिए। और अगर वह अपना रोल अच्छे से नहीं निभा पाता है तो उसको ऐसा भ्रम होता है कि मैं अपना रोल नहीं निभा पा रहा हूँ, अपनी भूमिका निभाने में असफल हूँ। ठीक है, तो अगर असफल हो जाता है तो उसमें फिर कर्तव्यनिष्ठता की भावना नहीं उत्पन्न, और अगर वह अपनी पहचान बनाने में या अपना रोल निभाने में सफल होता है तो उसमें कर्तव्यनिष्ठता नामक शक्ति डेवलप हो जाती है। इसके बाद आती है अर्ली एडल्टहुड, यानी कि घनिष्ठ बनाम विलगन। घनिष्ठ बनाम विलगन, तो ये तरुण वयस्क अवस्था जो है, तो यह अवस्था 20 से 30 वर्ष की होती है। 20 से 30 वर्ष। इसमें क्या होता है, घनिष्ठता बनाम विलगन, यानी कि लगाव मतलब जुड़ाव या अलगाव से उत्पन्न समस्या का सफलतापूर्वक समाधान होने पर व्यक्ति में स्नेह नामक विशेष मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है। ठीक है, स्नेह, प्रेम, इस तरह की मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती। एरिक्सन के मतानुसार स्नेह का आशय है किसी संबंध को कायम रखने के लिए पारस्परिक समर्पित होने की भावना या क्षमता का होना। जब व्यक्ति दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व, उत्तम देखभाल या आदर भाव अभिव्यक्त करता है तो इसे स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। तो इससे स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, अब इस होता है ना कि इस एज में अगर जो व्यक्ति है वह अगर किसी को अच्छे से रिएक्ट कर रहा है तो उसके साथ भी अगर वैसा ही व्यवहार हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर वह किसी को प्यार दे रहा है, स्नेह दे रहा है, अपना उत्तरदायित्व निभा रहा है तो बदले में वह चाहेगा भी तो वैसे ही ना घनिष्ठता। और अगर उसे नहीं मिली तो वो आइसोलेशन में आइसोलेट हो जाएगा, अलगाव फील करेगा ना, सबसे अलग फील करेगा। और अलग फील करेगा तो उसमें बहुत सी चीज़ों की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। प्रेम नहीं रहेगा, स्नेह नहीं रहेगा। ठीक है, उत्तरदायित्व या देखभाल अच्छे से नहीं कर पाएगा। और घनिष्ठता अगर रहेगी, लोग उसके महत्व को समझेंगे, लगाव को समझेंगे, क्योंकि वह लगाव चाहता है, इसीलिए तो व्यक्ति दूसरों के लिए उत्तरदायित्व निभाता है। और अगर उसको मिलता है तो फिर उसके अंदर स्नेह नामक एक शक्ति डेवलप हो जाती है। इसके बाद उसके अंदर क्या होता है, जब उसको स्नेह मिलता है तो वह फिर उत्तरदायित्व और अच्छे से निभाने की कोशिश करता है, उत्तम देखभाल करता है ना, आदर भाव की भावना डेवलप होती है। ठीक है, इस तरह से इस एज में घनिष्ठता बनाम विलगन के बीच द्वंद्व से अगर निकल आता है सफलतापूर्वक तो स्नेह नामक शक्ति डेवलप होती है। इसके बाद है मिडिल एडल्टहुड, यानी कि जननात्मकता बनाम स्थिरता। ठीक है, अब मनोसामाजिक विकास की यह 7वीं अवस्था है जो 35 से 65 वर्ष की मानी गई है। 30 से, जो 30 से 65 वर्ष की मानी गई है। जब व्यक्ति जननात्मक एवं स्थिरता से उत्पन्न संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, यानी कि जब व्यक्ति परिपक्व हो चुका होता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लगता है ना, पूरी फैमिली उसकी डेवलप हो गई होती, फैमिली बना लेता है, तब अगर इससे वह सफलतापूर्वक निकल आता है तो उस व्यक्ति में देखभाल नामक एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। देखभाल का गुण विकसित होने पर व्यक्ति दूसरों की सुख सुविधाओं एवं कल्याण के बारे में सोचता है।
है ना। जब यह शक्ति डेवलप हो जाती है अगर देखभाल की, तब वह दूसरों की सुख सुविधाओं का और ध्यान रखने लगता है, उनके फेवर में सोचने लगता है। ठीक है, तो इसमें अगर इस शक्ति को नहीं अच्छे से उसमें ये पूरी नहीं हो पाती, स्थिरता आ जाती है, अगर किसी कारण से वह अपनी फैमिली के साथ अच्छा नहीं सब कुछ कर पाया, उसके अच्छे से देखभाल नहीं कर पाया, तो उसके अंदर एक स्थिरता उत्पन्न हो जाती है जो उसको रोकती है कि एक तरह से मनोरोग की तरफ मनोरोगी बना देती है उसको, कि वह अपनी जिम्मेदारियां सही से निभा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो संघर्ष उत्पन्न होता है, अगर उसमें समाधान कर लेता है तो उसके अंदर देखभाल नामक एक मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। इसके बाद आती है परिपक्वता बनाम निराशा। तो मनोसामाजिक विकास की यह अंतिम अवस्था है। यह अवस्था 65 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र तक की अवधि अर्थात मृत्यु तक की अवधि को अपने में शामिल करती है। अब इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में प्रमुख मनोसामाजिक शक्ति है। इस अवस्था की परिपक्वता इस अवस्था की प्रमुख मनोसामाजिक शक्ति है। इस अवस्था में व्यक्ति वास्तविक अर्थों में परिपक्व होता है, सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा चुका होता है, सारी जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी होती हैं, अपनी लाइफ पूरी जी चुका होता है, जो उसे करना होता है वो कर चुका होता है, जो अचीव करना होता है सब मिल चुका होता है। लेकिन किंतु कुछ व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में असफल रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जो अचीव करना चाहते हैं वो अगर नहीं पा पाए होते हैं अपनी लाइफ में, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अधूरी रह गई होती हैं, तो वे इस अवस्था में चिंतित रहने के कारण निराशाग्रस्त रहते हैं। ठीक है, तो वह इस अवस्था में उनको वो याद तो रिपीट होता है ना कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया, तो उनके अंदर एक निराशा की भावना डेवलप हो जाती है और अपने जीवन को भार स्वरूप समझने लगते हैं। ठीक है, वैसे तो वास्तविक अर्थों में यह बहुत परिपक्व अवस्था है ऐसी लेकिन जब कुछ व्यक्ति नहीं कर पाए होते, अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाते, तब उनको जब बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, अब तो उनके पास कुछ कर पाने की क्षमता भी नहीं होती ना, तो उनको ये फील होता है कि अब वे जिंदगी में असफल हो चुके हैं, तो इस कारण उन्हें निराशा आ जाती है और अपने आप को भार स्वरूप समझने लगते हैं। इसीलिए ये संपूर्णता, अगर वह सफल होते हैं तो उनमें संपूर्णता की शक्ति डेवलप होती है कि मैंने सब अच्छा कर लिया, सब अपनी जिम्मेदारियां निभा ली, जो करना था कर लिया, अब बस रिलैक्स का टाइम है। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते उनमें निराशा उत्पन्न होती है। ये इस लास्ट स्टेज में होता है ऐसा। अब ये थी एरिक्सन की 8 स्टेजेस, जो मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं थी। इस तरह से व्यक्ति का में इस तरह की शक्तियों का विकास होता है, हर स्टेज में अलग अलग। ठीक है, अब अगली क्लास में नई चीज पढ़ेंगे। ठीक है, गुड डे।